हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने 20 अगस्त की तीसरी शिफ्ट का एग्जाम करेंगे। तो इससे पहले 20 अगस्त से पहले थर्ड शिफ्ट से पहले आपने जो भी सारे एग्जाम किए होंगे, 9 हो गया, 10 हो गया, है ना, आगे सारे एग्जाम आपको करवाए हैं। तो आपने अच्छे से उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी और कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि अगर आप जो एग्जाम आपको मैंने करवा रखे हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस साथ साथ रखोगे, जैसे एक बार कर लिया, फिर दूसरी बार फिर कर लिया 5-7 दिन बाद में, फिर कर लिया वापस, तो आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए ताकि आपको क्वेश्चन ऐसे लगे कि हाँ, ये देखे हुए क्वेश्चन है, तो आपको एग्जाम में दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर आप एक बार लगा लिया, जैसे 9 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का, उसके बाद लगाया ही नहीं, तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा मेरी बातों पे गौर करना, क्योंकि मैंने ये चीजें की है तभी सिलेक्शन हुए हैं। ग्रुप डी में भी, रेलवे और इसमें एनटीपीसी के अंदर भी ऐसे ही सवाल होते हैं जो बार बार आते हैं। उनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो थोड़ी सी मेरी बातों पर गौर करना, जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। बाकी अगर टाइम लगाना है तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं तो चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई चैनल पे नए हैं दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। और अगर आपको रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर विजिट करो और आपको रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखो ये आपके जोड़ने का जोड़ तो आपको आता है, एडिशन तो देखो 196, फिर 19.6, फिर 1 पॉइंट ये इतना, फिर 0.196। तो दोस्तों, जब भी आपको अगर कंफ्यूजन होती हो तो आप इसको इस प्रकार लिख लिया करो, 19.6, फिर कितना है 1.96, फिर कितना है 0.196। अब इनको जोड़ लो, 6 9 6 15, 15 16 17, देखो 756 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये दोनों तो कट गए। अब देखो 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 1 यहाँ से आएगा 17, यहाँ 7 आएगा, तो यहाँ कितना आ रहा है 6, तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः कितना है दोस्तों, वाटर और शरबत लिख दिया मैंने, 4:1 और 3 दोस्तों कितना है, 1 है। कहता है उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, अंतिम मिश्रण में पानी शरबत का अनुपात। दोस्तों, ये सवाल काफी बार आ गया, दूसरी बार मैंने लगभग करवाया है आपको। मैंने आपको बोला कि टोटल बताओ पानी और इसका मिश्रण, टोटल मात्रा कितनी होगी बाल्टी में, 5, यहाँ कितनी होगी, आप बोलोगे सर 4 होगी। क्या दोनों मिश्रण में समान है क्या मात्रा, बताओ। पहले जब भी आपको बोले कि इस अनुपात में मिलाना है, 1:2 में मिलाना है या 3:4 में मिलाना है, तो सबसे पहले काम करना होता है आपको दोस्तों, इनको बराबर किया करो। पहले ये 5 है, ये 4 है, तो इसको 4 से गुणा करो, इस वाले से, इस 5 को यहाँ गुणा कर दो। अब देखो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब आपने इस रेशियो को कहा किससे गुणा किया, इसको 4 से गुणा किया, इसको किया है 5 से। ठीक है, ये तो आपको बताया है कि देखो 20-20 बराबर हो जाएगा, ये अंदर गुणा करेंगे अपने। अब कहता है एक ये बराबर हो गया, है ना, 1:1 के रूप में बन जाएगा, ये जितना भी है 20 हो गया, तो 1:1 बन जाएगा। अब इसको यहां से मैं गुणा करूंगा किससे, जिसमें मेरे को बढ़ाना है, किसमें, 1:2 में, तो 1:2 में गुणा कर दो। अब यहां से कटता है तो काट दो, इससे कट नहीं रहा है, ये 2 बचा, 2 का गुणा कर दो अंदर, तो 2 चौके अंदर कितना आएगा दोस्तों, ऊपर वाले में 8, ये 2 एकम 2, ये देखो ये यहाँ 5 बचे तो 5 दिया 15 और 5 एकम 5। अब इसको करो, 15 और 8 23, 5 और 2 7, ये देखो 23:7 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। माँ की आयु अपने पुत्र की आयु से 10 वर्ष अधिक है। देखो माँ की आयु बतानी है दोस्तों, देखो माँ की आयु, मदर की आयु अपने सन की आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो इनका अंतर कितना है, 10 साल का। पुत्र की आयु मतलब सन की आयु अपनी पुत्र की आयु, पुत्री की आयु मतलब डॉटर लिख दो, की आयु से 24 वर्ष अधिक है, इनका अंतर ये है। अब देखो दोस्तों, यहां से आप इसको सोल्व भी करोगे ना, ऐड करोगे, चाहे इसको ऐड करोगे तो भी देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कट जाएगा, ये m-d बचेगा, 24 और 10 34 हो जाएगा। माइनस करोगे तब भी अकेले मदर की एज मतलब m की एज आप ज्ञात नहीं कर सकते, ना तो इस अकेले से, ना ही इस अकेले से, ना ही इन दोनों को मिला के। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होते हैं, एक उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, दूसरा नहीं है, दूसरा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, पहला नहीं है,
है ना। एक होता है कि ना तो एक और ना ही दो, दोनों को मिलाकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो वो आंसर हो जाएगा। दोनों से मिलाकर भी उत्तर आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। ये सीरीज है दोस्तों 0, 1, 4, 27, 16, 125, 36। इसमें क्या होता है कि आपको सीरीज थोड़ा सा देखना होता है। जब आपकी नंबर्स में पकड़ होती है ना, तो आपको दिख जाता है दूर से ही कि ये तो या क्यूब हो रही है या स्क्वायर हो रहा है। देख लो, अब देखना होता है कि एक का पता नहीं चलेगा, एक का स्क्वायर भी एक होता है, एक का क्यूब भी एक होता है, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, 0 का क्यूब भी 0 होता है ना। अब देखो यहाँ 2, 4 है, मतलब ये 2 की स्क्वायर है, ये 27 3 की क्यूब है, इसका मतलब ये 4 की स्क्वायर, ये 5 की क्या है, क्यूब है, ये 6 की स्क्वायर। अब देखो इसका मतलब ये 2 की क्यूब है, फिर 3 की क्यूब आ गया, सॉरी 2 की स्क्वायर 3 की क्यूब, फिर 4 की स्क्वायर 5 की क्यूब, फिर 6 की स्क्वायर 7 की क्यूब आएगा। ये भी यहाँ पर होगा तो 1 की क्यूब होगा, ये 0 का स्क्वायर होगा, तो ये 7 की क्यूब 343 आंसर आना था, जो इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो 343 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इसमें आंसर करना था। चलिए नेक्स्ट पे, ये सिंप्लीफिकेशन है दोस्तों। देखो +23 -23 कट गया, फिर क्या बचेगा -23, ये +23 -23 फिर कट जाएगा, यहाँ पे 0 बचा, ये 23 फिर ये -23 बचेगा, यहाँ पे ये फिर कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट पे, 4, 2, 2, 6, 3 और 8 का संख्याओं का माध्य कितना होगा। दोस्तों यहाँ माध्य पूछा है, यहाँ पर मीडियन पूछा है, तो मीडियन मतलब माध्य का होता है। ठीक है, और माध्य निकालना हो, अगर ये पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोगे तो इनको ऐड कर दो सभी को, मतलब एवरेज निकाल दो। ठीक है, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 4 21 और 4 25, डिवाइड बाई कितना, 1 2 3 4 5 6 नंबर होगी, तो 6 से डिवाइड कर दो। अगर आपको निकालना है माध्य का मीडियन, है ना, तो क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले काम होते हैं आपको आरोही क्रम में लिखना। सबसे पहला काम आरोही क्रम में, तो 2 2 3 4 और 6 और 8 आरोही क्रम में लिख लिया, बढ़ते क्रम में। अब देखो कितने पद है, 1 2 3 4 5 6। देखो सम संख्या हो या फिर विषम संख्या में पद होंगे। विषम संख्या में हो तो बीच वाला आंसर होता है, बीच वाला पद, बिल्कुल बीच का पद। अगर सम संख्या है तो बीच के 2 पदों का एवरेज होता है। तो देखो 6 पद है तो सम संख्या में पद है ये, तो बीच के 2 पद ये है, इनका एवरेज निकाल दो, 3 और 4 7, 7/2 कर दो, कितना आ जाएगा, 3.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, रघु एक खिलौने को 45 रुपए में खरीद कर उसे 15% के लाभ पर बेचता है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य है दोस्तों 45 रुपए क्रय मूल्य है, तो 100% की वैल्यू होगी, है ना। आपको पूछा है 15% लाभ, इसका मतलब 115 कर दो, 115 की वैल्यू निकाल दो। ओके, अब देखो यहां से काटने की बजाय आप इसको गुणा ही कर लो। देखो 115 को इससे गुणा करोगे, 45 से कम 45, 45 से कम 45, 45 5 कितना होता है, 225 होते हैं। ठीक है, 5 7, अब देख लो पीछे कोई अंक आ रहा है कि 75, 2 बार आ रहा है। ठीक है, 5 और 4 9 और 2 11, एक आएगा, तो कौन सा आ रहा है, एक वाला, ये रहा, एक ही आंसर है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका तो यूज ही नहीं करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, कविता रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात, कविता रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है दोस्तों, ये अनुपात में दिया हुआ है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था दोस्तों, 8 साल पहले आयु का योग 56 था। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 साल बाद में अपने लेके आएंगे इसको वर्तमान में। आपको बताता हूं मैं, ये 3 चीजें होती है। यहाँ पर बोल रहा है ये 8 साल का गैप है, 8 साल पहले, यहाँ पर योग है तीनों का 56, इसको प्रेजेंट में लेके आओगे तो कितना ऐड करोगे, आप बोलोगे सर एक लड़की है या एक जो भी पर्सन है उसका 8 साल बढ़ेगा, तो कितने हैं, 3, तो तीनों का योग 8 3 24 बढ़ जाएगा, तो 24 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 80। तो वर्तमान में इनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। 9 और 7 16 और 4 20, तो 20 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 80। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 4, किसकी पूछी है, 4 चौके 16, 4 7 28 और 4 9 36, तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो जिससे मतलब काल में जैसे 8 साल पहले का योग दिया था, तो जिसमें रेशियो है ना वर्तमान में, ये प्रेजेंट में रेशियो दिया हुआ है, उसी में ले आओ इसको, अगर योग या जो भी चीज दी। ठीक है, तो आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, यदि एक अनुक्रम ax स्क्वायर डैश करके ax की पावर n तक जा रहा है दोस्तों, इसमें पदों की संख्या विषम है, तो इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसे मान लो आपको बोल दिया AR और AR की पावर 2। ठीक है, अपने क्या होता है जीपी में, अपने यही करते हैं जीपी में,
है ना, इसके गुणा में चलता है, इसका आर कॉमन रेशियो होता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको माध्यिका पूछे, पहले सबसे पहला काम होता है माध्यिका के लिए क्या, इसको आरोही क्रम में लगाओ पदों को। किसमें? पदों को आरोही क्रम में लगाओ। तो ये तो पहले ही लगे होंगे, ए फिर ए आर का गुणा हो गया, फिर आर का फिर गुणा हो गया आर स्क्वायर, तो ये छोटा फिर बड़ा फिर और बड़ा, है ना। इसमें आपको माध्यिका पूछे तो आप बोलोगे सर ये विषम संख्या में पद है, तो बीच वाला पद इसका आंसर होगा। आप यहाँ पे ए और आर तो लिख लोगे, लेकिन बताओ पावर कितनी आएगी? बीच वाले में पावर 1 है, यहाँ तो 3 ही पद आपने देख लिए, ज्यादा पद हो तो दोस्तों देखो इसमें आर की पावर 0 होती है, आर की किसी की पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए वो अपने गुणा करके ए लिख दिया इसको। तो इसको 2 और 0 का अंतर कितना आएगा? देखो 2 और 0 का अंतर 2, डिवाइड बाई 2 से करना है, तो ए आर की पावर कितनी आ जाएगी? देखो 2 में से 0 गया 2, डिवाइड बाई 2 तो 1 आ गया, तो ये आंसर आ गया। तो माध्यिका कितनी आ गई? ये। इसी प्रकार ए आर की पावर 0, ए आर की पावर 2, ए आर की पावर कितनी? 3, कितने पद हो गए? 4, ए आर की पावर 4। ये देखो 1 2 3 4 5 पद हो गए, विषम संख्या में पद है, तो आप क्या करो, ए आर की पावर ये 4 और ये 0, इनका डिफरेंस कितना है? 4, 2 डिवाइड किससे करना है? 2 से, तो ए आर की पावर 2 आपकी माध्यिका होगी। कितनी है? ये देखो 2 पद इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, तो बीच वाला पद आपकी माध्यिका होगी। इसी प्रकार आप इसमें करो, देखो ए इसमें कितना है? ए आर की पावर 0, ए आर की पावर 1 डैश डैश करके ए आर की पावर, ए एक्स है ना यहाँ पे, चलो एक्स कर लो, कुछ भी कर लो जो भी दिया है, ए एक्स की पावर n है। आपको क्या करना है? ए एक्स, अब x की पावर n और ये 0 का डिफरेंस करना है आपको, x माइनस 0 डिवाइड किससे करना है? 2 से, ए एक्स की पावर कितना? n डिवाइड बाई 2 आ जाएगी, ये n है दोस्तों, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये 2 छोटे सवाल समझा दिए मैंने, इसके बाद ये बड़ा भी करवा दिया। चलिए नेक्स्ट पे, इसका सरलतम रूप लिखना है दोस्तों, 182 डिवाइड बाई 130, 13 दाए 130, 13 से करोगे 13 14 182 होती है, ये कटेगा 7 से, ये कटेगा 5 से, तो 7/5 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, ये आपको दिया है एक्स वाई और जेड का मान क्या होगा दोस्तों? क्या पहला आप पॉइंट यूज करके एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है 12, एक्स प्लस जेड की वैल्यू दी हुई है 4, क्या आप इससे निकाल सकते हो क्या एक्स वाई और जेड की अलग अलग वैल्यू? आप बोलोगे सर नहीं निकाल सकते, है ना। अब इसको दूसरे अकेले से भी, इससे अकेले से भी नहीं निकाल सकते, इन दोनों को यूज करके आप निकाल सकते हो। कैसे? देखो x प्लस वाई की वैल्यू 12, x माइनस वाई की वैल्यू 6 है, आप यहाँ पे ये यूज कर लो, x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर 6, यहाँ से देखो आप आराम से निकाल लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, x और y की वैल्यू आ गई, तो आप इसमें x की वैल्यू पुट करके z की वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसका मतलब दोनों को यूज करके आप निकाल सकते हो, केवल एक का यूज करके नहीं निकाल सकते। चलिए नेक्स्ट पे, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है दोस्तों? 12 से विभाज्य का मतलब हो गया, एक तो 3 और एक 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, 3 चौके 12 हो गया। 4 का मतलब क्या होगा? पीछे के 2 अंक 4 से डिविजिबल होने चाहिए, ये चारों में तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। 3 का डिविजिबल रूल क्या होता है दोस्तों? कि इसके अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, तो ये 13 बन रहा है, 13 3 से विभाजित नहीं होगा। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 भी 3 से डिविजिबल नहीं होता। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, तो 15 3 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये संख्या 12 से डिविजिबल होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, 24 60 90, 24 60 और 90 का एचसीएफ पूछा है दोस्तों आपको। तो जब भी एचसीएफ पूछा हो तो ऑप्शन में देख लिया करो आप, क्या सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 12, 12 के डिवाइड करके देखो तीनों में जा रहा है क्या 12 का? सबसे बड़ी संख्या देनी है एचसीएफ के लिए, देखनी है। 12 के डिवाइड करोगे, इसमें चला जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो 12 अपना नहीं होगा, तीनों में जाना चाहिए, एक में भी नहीं गया तो उसको छोड़ दो। फिर 12 से जस्ट छोटी देखो 6 है, 6 का इसमें भी जा रहा है, 6 चौकी 24, 6 दाए 60 और 6 ये 15 चौकी 90, इसका मतलब 6 अपना एचसीएफ हो गया, ठीक है। दूसरा, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस कितना आएगा? ये 30 आया, ये कितना आएगा दोस्तों? 36 आएगा। इनके डिफरेंस का भी एचसीएफ ले लो आप, अगर आपको लिया जाता है तो आप यहाँ पर देख के बोलोगे सर इसका एचसीएफ 6 आएगा, एचसीएफ का मतलब दोनों में डिविजिबल होना चाहिए, तो ये आगे 6, ऐसे भी निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे, सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुना है। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट आप सीखो, क्या आपको ये चीज होती है, जैसे एक सतीश आ गया पहले, फिर आगे दोस्तों गौतम,
अब बताओ पहले कौन आया, सतीश आया, फिर कौन आया बाद में, गौतम आया। ठीक है, अब इसके अंदर एक रूल लगते हैं, ये आपको रीजनिंग में भी काम आएगा, समझ लेना। और तथा बल्कि पहले वाले के लिए, पहले वाले के लिए, पहले वाले के लिए एक बार इसको यहां मैं लिख रहा हूं, इसको नोट कर लेना। और तथा बल्कि किंतु परंतु जो भी लिख लेना। ठीक है, बाद वाले के लिए, बाद वाले के लिए जो जिसे जिसका जिसकी, है ना, जो जिसे जिसका जिसकी ये आए। अब देखो तो ये बाद वाले के लिए होता है, इसका मतलब है जो जिसे जिसका आए तो इसका मतलब दूसरे वाले के लिए आए, और तथा बल्कि आए तो इसका मतलब पहले वाले के लिए आए। अब आपको समझ नहीं आया होगा, चलो देखो कहां गया, सॉरी, ये देखो, सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु, अब देखो जिसकी किसके लिए आया है, बाद वाले के लिए। देखो सतीश पहले आया है, गौतम बाद में आया है, तो ये बाद वाले मतलब गौतम के लिए आया है। तो जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुना है, तो किससे तुलना हो रही है इन दोनों की, साई और किसकी हो रही है, गौतम की। तो गौतम की आयु साई है, उसकी आयु का 2 गुना, इसकी x है तो इसकी कितनी होगी, 2x होगी। अब देखो गौतम और सतीश का दिया हुआ था, सतीश की आयु गौतम से 2 साल अधिक है, तो सतीश की आयु यहां लिख दो। गौतम की कितनी है, 2x है, इससे 2 साल अधिक है, बस ये कर दो। ठीक है, यदि सतीश गौतम और साई की आयु का योग 27 साल है, तो इनका टोटल कितना है दोस्तों, 27 वर्ष है। कितना बनेगा, 2x 2x 4x 5x, तो 5x प्लस का 2 इक्वल टू में 27, x इक्वल टू देखो ये 2 इधर जाएगा 25, ये 5 डिवाइड करोगे तो आएगा 5। x की वैल्यू 5 आने का मतलब 5 2 10 साल आ गई इसकी आयु, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, ये नोट कर लेना दोस्तों। यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान में बेचा, इसका मतलब है क्या हुआ, 90% में बेचा होगा। ठीक है, इसका मतलब देखो कोई भी चीज 100% की थी, इधर नुकसान है, इधर लाभ है, इधर नुकसान है, इसने बेचा है दोस्तों 10% नुकसान पर, इसका मतलब इसने 90% में बेचा होगा, है ना, ये एसपी है। अब इसी प्रकार ये बोलता है कि 57 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 20% का लाभ होता, तो 20% का लाभ मतलब 120% में बेचता ये। ठीक है, अब देखो यहां से यहां पर कितना डिफरेंस आ रहा है, 30% का, और रुपयों में कितने रुपए ज्यादा बेच रहा है, 57, इसका मतलब ये 57 रुपए कितने की है, 30% की वैल्यू है। आपको 30% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचोगे, 130 में बेचोगे। देखो 100% अपना सीपी होता है, 30% का लाभ कमाना है तो 130 में बेचोगे, आपको विक्रय मूल्य पूछे है तो 130 की वैल्यू फाइंड कर दो। तो 57 डिवाइड बाई 30 इंटू में 130, 0 ये कट गया, ये 19 आ गया, 19 को इससे गुणा करो, 19 19 दिए 57, 7 14 ये 247, तो 247 आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 में बेचा, मतलब 280 है, वो कितने परसेंट की वैल्यू है, 80% की वैल्यू है। तो वस्तु का क्रय मूल्य है तो दोस्तों 100% की वैल्यू पूछी थी, ये निकाल दो। 20 चौके 80, 20 5 100, 4 एकम 4, 4 7 28, 70 आ गया, 7 5 35, 350 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है एमडी वाला, एमडीएच वाला फॉर्मूला, एमडीएच वाला। ठीक है, इसमें ओनली दिन ही है, एच नहीं है। इसमें क्या करना है, देखो 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो देखो 10 आदमी है, सभी की एफिशिएंसी बताओ, मेल की कितनी हुई, एक मेन है, इसकी एफिशिएंसी आप 1 मान लो, मतलब एक आदमी 1 लड्डू खाता है, तो 10 आदमी कितने लड्डू खाएंगे, 10 लड्डू खाएंगे। एफिशिएंसी का मतलब होता है यहाँ पर 8 दिन का काम है, दिनों में है, तो एक दिन में एक आदमी 1 लड्डू खाता है, तो 10 आदमी एक दिन में कितने लड्डू खा जाएंगे, 10 लड्डू खा जाएंगे। तो 10 आदमी 10 मेन लिखता मैं यहाँ पर, कितने दिन में, 8 दिन में ये काम होता। एक आदमी कितने लड्डू खाएगा, 1 लड्डू खा रहे हैं मान लो, इंटू में 8, तो टोटल काम कितना हो गया, 80 लड्डू खा रहे हैं, सारे 80 लड्डू खाने हैं। 4 दिन के बाद, तो 4 दिन में देखो 10 आदमी, 10 की 1 की एफिशिएंसी 1 है, तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे, 40 काम हो जाएगा। तो ये 40 काम माइनस कर दो, कितना बच गया, 40। अब ये 40 काम कौन करेगा, 2 श्रमिक चले गए। ठीक है, देखो 4 दिन तक तो 10 के 10 श्रमिक लगे रहे, उसके बाद 2 चले गए, बचे कितने, 8। अब 8 श्रमिक है, एक की एफिशिएंसी 1 है, 1 लड्डू खाता है, तो 8 कितने खाएंगे एक दिन में, 8। 40 खाने कितने दिन लगाएंगे, 8 5 40, तो इसका आंसर आना था 5, तो ये आंसर गलत है, इसका आंसर है 5, ये सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे,
यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 110 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA का माप क्या है। दोस्तों इस थ्योरम पे क्वेश्चन पक्का ही आता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था, आपने किया भी होगा। सॉरी ये नहीं करवाया था, हाँ ये क्या है, क्या बोलता है, O केंद्र वाले, इसका केंद्र कितना है, O है। PA और PB, तो PA होगी और PB होगी, दो स्पर्श रेखाएं हैं। यहां से देखो दोस्तों, इसको आप मिलाओगे तो आपको पता है ये 90 डिग्री कोण बनेगा। यहां पर भी आप मिलाओगे तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आपको बताया हुआ है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा कोण 90 डिग्री का बनता है। दोस्तों ये स्पर्श रेखा मान लो तो केंद्र से ये अपने त्रिज्या बढ़ाते हैं तो ये 90 डिग्री कोण होता है। ये 110 डिग्री का कोण दिया था आपको। ठीक है, अब बोलता है कि इसमें POA, मतलब मेरे को ये लाइन मिला दो, इसके साथ मिला दी। अब आपको ये कोण चाहिए, बताओ कितना आएगा। अब आप बोलोगे सर ये ट्राइंगल बन गया है ना, और ये भी ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है दूसरा। इन दोनों को अपने जब सोल्व करते हैं तो इसका मतलब आपके यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ट्राइंगल। ठीक है, ये देखो ये त्रिज्या बराबर है दोनों की, ये कॉमन होने के बराबर है ना। एक कोण 90 डिग्री हो गया तो इसमें नियम लग जाता है तो ये बराबर हो जाते हैं। तो अब देखो ये पार्ट और ये पार्ट आधे आधे हो जाएंगे तो ये 55 डिग्री बचेगा, 55 डिग्री। अब देखो ये ट्राइंगल है, इसमें देखो एक ट्राइंगल में 90 डिग्री कोण है, ये 55 है, तो ये कितना होगा 90 55 है ना, इनको जोड़ लो 5, ये 45, 145 बन गया। 180 होता है तीनों का, ये 145 घटा दो कितना आएगा 35 डिग्री। या आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, या आपको ये करना चाहिए कि ये 90 डिग्री है, इन दोनों कोणों का योग इसका और इसका 90 डिग्री होगा, तो 90 में से एक 55 है तो 90 में से 55 घटा दो, ये कितना आएगा 35 डिग्री, डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। दोस्तों आप इनको ऐड करके देख सकते हो, जैसे 3 का नियम लग रहा है या कैसे है, तो भाज्य संख्या देखनी है तो 7 और 1 8 और 2 10। ठीक है, इनका पहले तो अंकों का योग कर लो, 4 और 6 और 1 7 बनेगा, 6 और 2 8 और 1 9 बनेगा, 2 और 5 7 और 1 8 बनेगा। अब देखो ये डिविजिबल है, ये अभी इनका कुछ नहीं कह सकते, ये डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि इसमें 9 का भी डिवाइड जाएगा और इसका 3 का भी जाएगा, तो ये आंसर होगा अपना, और कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। तो दोस्तों आज के आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से सारे धीरे धीरे बेसिक लेवल से सारी चीजें करवाई है। तो आपको जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ बिल्कुल एग्जाम में जिस तरीके से अपने को करना चाहिए, है ना, क्योंकि आपकी स्पीड तो तब इंक्रीज होगी जब आप इसको बार बार करोगे, लेकिन आपको क्वेश्चन को देखते कैसे करना है वो चीज आपको मतलब इससे पता चलेगी टेस्ट लगाओगे तो, और टेस्ट भी जितने ज्यादा लगाओगे उससे ही आपको फायदा मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो आपको इसी प्रकार प्रैक्टिस करते रहना है, तो मैथ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सारे के सारे सवाल अच्छे से आपको सोल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और एक बात ध्यान देनी है, जो भी क्वेश्चन मान लो आपको बीच में से कोई भी क्वेश्चन आप फंस गए, या आपको पढ़ने पे ये लगा कि ये क्वेश्चन मेरे को, ये मान लो 20 नंबर क्वेश्चन है, मान लो नहीं आ रहा मैथ का, है ना, आप इसको एक बार स्किप कर दो ना, आप इसको एक बार स्किप कर दो, क्योंकि इसमें टाइम लगाने की बजाय आप एक बार अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। ठीक है, तो ये चीज आप नोट करोगे तो आपका टाइम ज्यादा बचेगा, आप वापस आ जाओगे ना, वापस जब आगे वाले क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन हो गए हैं, बस अब तो ये करने वाले बचे हैं। इस प्रकार आपको पेपर को सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।